start fast. Okay, so we were discussing salary yesterday, and सैलरी के अंदर मैंने आप लोगों को कल पेंशन के बारे में बता दिया था, ग्रेचुटी के बारे में बता दिया था, लीव सैलरी के बारे में बता दिया था। ये 3 चीज हो गई थी, प्लस मैंने आप लोगों को अलावेंसेस बता दिए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या होगी? अच्छा, जब मैं ना सैलरी पूरा बता दूंगा तो सैलरी पूरा बताने के बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगा। एक सेकंड, तो सैलरी का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, है ना, तो जिससे सारी कॉन्सेप्ट फिर से आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे अब देखिए बच्चों, वो शीट आपके पास होगी सही। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीएफ का क्या करना है। पीएफ का क्या करना है, ये चीज बहुत सारे बच्चों को समझ में एकदम से नहीं आती है ना। सो देखो, ध्यान से करना क्या पड़ेगा पीएफ का। देखो, पीएफ के अंदर 2 चीजें होती है। एक होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक होता है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये आप लोगों के पास कॉपी में पीएफ लिखा हुआ नहीं है क्या? चलो 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 चलो, फिर देख लो, लिख लो, है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। हो सकता है अपना सैलरी का कुछ पोर्शन बचा हो, उसके वजह से ऐसा हुआ हो, या कुछ ऐसा रीजन हो सकता है। स्टार्टिंग में कुछ पढ़ाया था ना, स्टार्टिंग में पढ़ाया था कुछ, और कुछ बाद में पढ़ाया था, वो ऐसा कुछ था। इधर देखो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। देखो, मान लो कि मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी 25,000 रुपये सैलरी है। उसको चलो अमाउंट सिंपल लेते हैं, अमाउंट में 10,000 रुपये सैलरी है। 10,000 रुपये सैलरी है, तो बेटा होता ये है कि सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कुछ पीएफ में पैसे जमा करता है। 1,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपये एम्प्लॉयर, क्या 1,000 भी हो सकता है, 1,100 भी हो सकता है, 1,200 भी हो सकता है, 1,500 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। ये तो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है ना, एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। आप लोग सर एम्प्लॉयर पे डिपेंड क्यों करता है? बेटा, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खुश रखेगा तो ज्यादा देगा, और फिर उसके बाद एम्प्लॉय लॉयल रहेगा। तो 1,000 रुपये अलग से जमा किए जाते हैं पीएफ अकाउंट में। 1,000 रुपये अलग से कहाँ जमा किए जाते हैं? पीएफ अकाउंट में जमा किए जाते हैं। अब बात ये आती है, ये 1,000 रुपये टैक्सेबल है या नहीं है? अब बात ये आती है कि ये जो 1,000 रुपये है, ये टैक्सेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहेंगे। और होता यह है कि एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब यह है कि 10,000 की सैलरी है ना, इस 10,000 की सैलरी में से एम्प्लॉय भी कुछ पैसा निकाल के जमा करेगा। तो आपने सुना होगा इन हैंड सैलरी, एक कॉन्सेप्ट होता है इन हैंड सैलरी। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, बता दूंगा क्या लिखना है। एक्चुअली लिखना कुछ, ये जो लिखना है ना, ये चार्ट बना हुआ है, यही लिखना है ना, यही लिखना है। बट अभी एक सेकंड पहले वो मतलब समझ रहे हैं। अब मेरे हाथ में 9,000 रुपये सैलरी आई, 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी आई, क्योंकि 1,000 तो पीएफ का कट गया और पीएफ में जमा हो गया, और 1,000 अलग से एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया। तो बेटा ये पूछना है कि मेरे लिए टैक्सेबल कितनी से मेरी सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी? आप लोगों को क्या लगता है कितनी सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा? 9,000 पे देना पड़ेगा कि 10,000 पे देना पड़ेगा? पहले तो ये बताओ। आपको क्या लगता है
कि पीएफ माइनस करने के बाद वाली सैलरी पे टैक्स देना पड़ता है कि पीएफ माइनस करने से पहले वाली सैलरी पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, सो देखो अब हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तीन टाइप के पीएफ अकाउंट होते हैं, तीन टाइप के पीएफ अकाउंट होते हैं। एक होता है एसपीएफ, एक होता है आरपीएफ, एक होता है यूआरपीएफ, है ना। एसपीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अकाउंट पे अप्लाई होता है। तो ये जो एसपीएफ होता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब ध्यान से देखना इधर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा एग्जम्प्ट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरा एग्जम्प्ट होता है। तो 10,000 के में 1,000 रुपए जो अलग से मिल रहे थे वो पूरा एग्जम्प्ट है, वो सैलरी में नहीं जुड़ेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है मतलब 9,000 पे टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, 9,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, 10,000 पे लगेगा। आई बात समझ में? तो हुआ ये, जो मेरा एग्जाम्पल था 10,000 में से 1,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसको को नो मिले और 1,000 रुपए एम्प्लॉयर ने जमा करे हैं। तो याद रखना ये 1,000 ऐड नहीं होंगे अगर एसपीएफ हुआ, लेकिन ये जो 1,000 है ये ऐड करेंगे और ये कितना 10,000 रुपए। अब सुनना, मैं तो बोल रहा हूँ टैक्सेबल है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो आपको बेटा बेसिक सैलरी दे रखी होती है वो बेसिक सैलरी, यानी ये 10,000 रुपए आपकी क्या है, बेसिक सैलरी है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, 10,000 इंटू 12 करते हैं। तो हम ऑलरेडी 1,000 को उसमें कंसिडर कर चुके होते हैं। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल तो होता है लेकिन वापस ऐड नहीं करना होता, क्योंकि वो बेसिक सैलरी में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर जो पीएफ अकाउंट में पैसा जमा है उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, उस इंटरेस्ट का क्या? अनुष्का का कहना है कि एम्प्लॉयर का माइनस कर दो, एम्प्लॉयर का जो है वो माइनस कर दो, एम्प्लॉयर का जो है वो, बेटा सुनो मैंने क्या कहा, 10,000 रुपए जमा होंगे और 1,000 अलग से होंगे। तो आप इसको एग्जम्प्ट है, इसका मतलब ये है कि इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये उल्टा जुड़ेंगे ही नहीं ना, ये जुड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, हाँ ऐसा होता अगर मैं बोलता कि 11,000 में, ये 11,000 सैलरी है, इसमें एम्प्लॉयर का 1,000 जुड़ा हुआ है, तो फिर हम 1,000 माइनस करते। और मैं ऐसा बोलता 9,000 सैलरी है, इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कटा हुआ है, तो उसको ऐड कर देते क्योंकि वो तो टैक्सेबल होता। ऐसा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। इस पीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, दैट इज टू बी टेकन केयर। आपको देंगे इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट, तो एसपीएफ हो गया तो वो एग्जम्प्ट है। हमारे लिए एग्जाम में क्या आएगा वो ये आता है, ये आता है बच्चों, ये बात याद रखना। अब देखो ये आरपीएफ है, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसको इनकम टैक्स से परमिशन लेकर बनाया गया है, इनकम टैक्स वाले उस फंड को पहचानते हैं। दैट फंड इज कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नाउ व्हाट अबाउट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। कितना एग्जम्प्ट होता है, 12% ऑफ सैलरी। मतलब एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 10,000। मैंने आपको क्या कहा, एम्प्लॉयर कितने जमा कर सकता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। मैंने आपको क्या कहा, एम्प्लॉयर कितना भी जमा कर सकता है, 1,000 2,000। मान लो एम्प्लॉयर ने 2,000 रुपए पर मंथ जमा किए, लेकिन बच्चों एग्जम्प्ट कितना है, एग्जम्प्ट कितना है,
12% ऑफ सैलरी। तो ये प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज के ऊपर आरपीएफ लगता है, तो 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट है। तो 10,000 का 12% कितना हो जाएगा? 1200। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1200 एग्जम्प्ट है, तो बचे हुए 800 पर मंथ क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। तो एसपीएफ के केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरा एग्जम्प्ट होता है। एसपीएफ के केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरा एग्जम्प्ट होता है, और आरपीएफ के केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्ट होता है। अच्छा, सैलरी का मतलब यहां पर वो एचआरए जैसा होता है। सैलरी का मतलब एचआरए जैसा होता है। सैलरी का मतलब एचआरए जैसा। तो बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डीएनएस अलावेंस प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, ये तीनों चीजों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली चीज ध्यान से देखना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल, यहां पर भी टैक्सेबल है, यहां पर भी टैक्सेबल है, लेकिन याद रखना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो बेसिक सैलरी दी जाती है उसके अंदर इन आपका वो 9,000 वाला अमाउंट नहीं दिया जाता है, आपको 10,000 वाला ही अमाउंट दिया जाता है, तो वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम्प्ट है। देखो एग्जाम में देख लो कैसा क्वेश्चन आएगा। वो बोलेंगे 10% इंटरेस्ट मिला और वो इंटरेस्ट था 1 लाख। तो बेटा अगर ये एसपीएफ होता तो पूरा एग्जाम्प्ट होता, ये एसपीएफ होता तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता, लेकिन ये आरपीएफ है तो उसमें क्या होगा? 9.5% एग्जाम्प्ट होगा। तो याद रखना 9.5% किसका? 9.5% जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिला है उसका। तो आपका जो फंड में पैसा होता है, फंड में जो पैसा होता है उसका आपको ब्याज मिलता है। अब जैसे यहां पर बोला है कि 10% आपको ब्याज मिला है और वो ब्याज की वैल्यू 1 लाख है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके फंड में कितने रहे होंगे? 10 लाख, तभी आपको 1 लाख का ब्याज मिला। तो एग्जम्प्ट कितना होगा? 9.5%, यानी 95,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इस 1 लाख में से क्या माइनस कर देंगे? 95,000 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग 5,000 जो होगा वो टैक्सेबल होगा। है ना? ऐसे। ओके, बस बेटा ये दो ही याद रख लो, बाकी और कुछ यूआरपीएफ का छोड़ो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये दोनों ही रहेंगे। ये भी नहीं रहेगा क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर अप्लाई होता है ना एसपीएफ, तो बहुत ही स्पेसिफिक है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्पेसिफिक क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, बट आरपीएफ आ जाता है। और यूआरपीएफ में भी याद रखना हो ना बच्चों, यूआरपीएफ में भी याद रखना हो तो एसपीएफ के जैसा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यूआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये पूरा इसके जैसा है। एसपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है और इंटरेस्ट पूरा एग्जम्प्ट है। देखो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बत करके दिखाता हूं कि कैसा पॉइंट बन सकता है। वो बोलेंगे वो बोलेंगे कि साहब बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, फिर वो कहेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो 15,000 रुपए पर मंथ है। फिर वो कहेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जितना एम्प्लॉयर करता है उतना एम्प्लॉय भी करता है, वो कितना है? 15,000 पर मंथ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी तो 1 लाख इंटू कितना कर देंगे? 12। अब ये मान लो ये आरपीएफ है, क्वेश्चन में देख लेना ये क्या है, आरपीएफ है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको पता है कितना एग्जाम्प्ट होता है? 12% ऑफ सैलरी। तो 1 लाख का कितना करें? 1 लाख नहीं, 1 लाख यानी 1 लाख इंटू 12,
12 लाख, 12 लाख का 12%, 1,44,000, तो 15,000 इंटू 12 में से हम, यानी 1,80,000 में से 1,44,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगा, 36,000। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 36,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 36,000। और बेटा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल तो होता है, लेकिन बेटा कुछ करते नहीं, मैंने आपको कहा है, क्योंकि वो बेसिक सैलरी पे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब सुनना, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब आपकी ऐसी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी में से आप क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी में से आप 50,000 क्या कर दोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दोगे, तो आपकी सैलरी की इनकम आ जाएगी। सैलरी की इनकम आने के बाद और कोई हेड की इनकम नहीं है, तो ये जीटीआई बन जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन मिलती है 80C की। अब आप याद करो बेटा, 80C में मैंने लिखा है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसकी डिडक्शन मिल जाती है ना, उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना है, एक सेकेंड, आपको क्या याद रखना है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल तो होता है, लेकिन कुछ करते नहीं है। लेकिन जब हम टोटल इनकम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट, जो जीटीआई फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जीटीआई फाइंड आउट करने के बाद हम माइनस करते हैं, हम माइनस करते हैं। एटीसी की लिमिट आप याद रखना, 1 लाख, 1.5 लाख है, सॉरी, एटीसी की लिमिट कितनी है, 1.5 लाख है। तो वो लिमिट के हिसाब से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक 44 कैसे आया बेटा, 144 कैसे आया, सैलरी का 12% किया ना। सैलरी में तीन चीजें जोड़नी होती है, बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डियरनेस अलावेंस प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर। हमें ये तीन चीज जोड़नी होती है सैलरी में। ठीक है, बस ये क्लियर हो गया आपका। बेटा देखो, अब ये आपके अलावेंसेस कंप्लीट हो गए और रिटायरमेंट बेनिफिट जो एग्जाम के लिए जरूरी था वो कंप्लीट हो गया, जो एग्जाम के लिए जरूरी था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप लोग है ना, फालतू चीजें मत पढ़ना, जरूरी नहीं होता है। पीएफ से पैसा निकालते हैं तब क्या होता है, पीएफ से जब पैसा निकालते हैं तब क्या होता है, ड्रॉप इट, ड्रॉप, उसको ड्रॉप करो, क्लियर कट ड्रॉप करो उसको। नहीं, वो तो करेंगे, वो तो करेंगे, पर्क्स पे आएंगे हम, है ना। सो पर्क बेटा कर लूंगा मैं, और डिस्कस कर लूंगा, है ना, और डिस्कस कर लूंगा। अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको लास्ट में, जिसमें सैलरी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगते हैं एग्जाम में पूछ सकते हैं, सबका मिक्सचर बना दूंगा, खिचड़ी बना दूंगा, एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, ज्यादा तब समझ में आ जाएगा आपको। अब अब इस पे ये यहां पर आ जाइए, अब परक्यूसिट्स में आ जाइए। परक्यूसिट्स के अंदर सबसे पहले ये पढ़ लो। हाँ, सबसे पहले कुछ पर्क्स, पर्क्स का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, पर्क्स का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स टैक्सेबल होते हैं तो कैसे होते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। देखो, मेरे को जो इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ा रहा हूँ। गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉय को। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से सुनना। गिफ्ट मिलता है तो बहुत सारे लोगों को अदर सोर्सेज याद आता है, 56 to 10। ठीक है,
है ना, एक तो जीएसटी और एक 56(2)(10। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो वो जीएसटी वाला पॉइंट तो आप सही बोल रहे हो अनुष्का, शेड्यूल 1 वाला पॉइंट वो तो अलग है। लेकिन इनकम टैक्स में अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो दो टाइप के गिफ्ट हो सकते हैं, एक होते हैं मॉनेटरी गिफ्ट और एक होता है मॉनेटरी गिफ्ट और एक होता है नॉन मॉनेटरी गिफ्ट। तो याद रखना, मॉनेटरी गिफ्ट है तो वो टैक्सेबल है, मॉनेटरी गिफ्ट है तो वो टैक्सेबल है, हमेशा टैक्सेबल है। आपने कहीं 56, हाँ खुशी, आपको याद होगा कि 56(2)(10) के अंदर मैंने बताया था कि 50,000 तक का गिफ्ट क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, पूरा टैक्सेबल है। और सुनो, अगर नॉन मॉनेटरी गिफ्ट है तो उस केस में 5,000 तक का है तो एग्जम्प्ट है, 5,000 तक का है तो एग्जम्प्ट है, 5,000 तक का है तो एग्जम्प्ट है। 5,000 से ज्यादा का है, मान लो 8,000 का गिफ्ट है तो पूरा टैक्सेबल है ना। आपको बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टीवी दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसी गिफ्ट किया। अच्छा, वहां पर आपने माइनस नहीं करेंगे, 50,000 माइनस नहीं करेंगे। और दोस्तों अदर सोर्सेस में तो अपन ने क्या पढ़ा था, कैपिटल असेट होना चाहिए। कैपिटल असेट होना चाहिए इन दी हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, है ना। सैलरी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, सैलरी में कोई सा भी चीज मिल जाए, मोबाइल फोन मिल जाए, एसी मिल जाए, रेफ्रिजरेटर मिल जाए, भाई वो टैक्सेबल है। ऐसा कुछ नहीं लिखा इनने। तो जब भी सैलरी का क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट डाल देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक तो 50,000 की लिमिट लगाता है, इंस्टेड ऑफ 5,000 वो 50,000 की लिमिट लगाने लगता है। फिर किसी को कोई ज्यादा होशियार होता है तो वो कैपिटल असेट समझकर वो पॉइंट लगाने लगता है। वो बातें यहाँ नहीं होती। डन। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का क्या होगा, ध्यान से देखना। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी, तो भारत में करी, भारत के बाहर करी, भारत में करी, भारत के बाहर करी, भारत में करी, भारत में करी है। तो देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर एम्प्लॉयर ने खुद के हॉस्पिटल में करी है, एम्प्लॉयर ने खुद के हॉस्पिटल में करी है, तो कुछ भी अमाउंट ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी अमाउंट हम ऐड नहीं करेंगे सैलरी में। नो अमाउंट विल बी एडेड टू सैलरी। जैसे बोल देंगे कि यार 1 लाख रुपए का खर्चा उठाया एम्प्लॉयर ने अपने खुद के हॉस्पिटल के अंदर, खुद के हॉस्पिटल मतलब जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, इनके टाटा मेमोरियल, टाटा है इनका अपने हॉस्पिटल है, रिलायंस में कोकिला बहन हॉस्पिटल है, इनके एम्प्लॉयज का इलाज करवा दिया, वहां पर 1 लाख का खर्चा रिलायंस ने बियर कर लिया, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया तो एग्जम्प्ट है। अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज कराया तो एग्जम्प्ट है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज करवाया तो क्या है, एग्जम्प्ट है। अप्रूव्ड मतलब ये इनकम टैक्स वाले अप्रूव करके रखते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जितने भी हो जाते हैं ना, वो जैसे सी अपने मेरे को इंदौर के एग्जांपल्स में अपोलो हॉस्पिटल हो गया, बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कवर होते हैं, वो अप्रूव्ड लिस्ट में आते हैं, तो वहां पर भी खर्चा उठा दिया, पूरा एग्जम्प्ट है। प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया विच इज नॉट अप्रूव्ड, या फैमिली डॉक्टर वॉक्टर का खर्चा भी किसने दे दिया, तो आपकी तबीयत खराब हुई या आपके किसी के मदर की तबीयत खराब हुई और उसका खर्चा एम्प्लॉयर ने उठा दिया, फैमिली डॉक्टर आया, उसका खर्चा नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल विच इज नॉट अप्रूव्ड उसमें लेके चले गए, तो बेटा एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए खर्च करे, वो 1 लाख सैलरी में जोड़ देंगे, दैट 1 लाख विल बी एडेड टू सैलरी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे करी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे करी है तो वो एग्जम्प्ट है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है वो एग्जम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस पे करी है वो टैक्सेबल है।
ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है वो टैक्सेबल है। तो आपको लिखा हुआ आएगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पूरे साल के 60,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस पे करा है, वो लाइफ इंश्योरेंस 60,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ईएसआईसी के रेस्पेक्ट में पे किया है या कोई फिडिलिटी इंश्योरेंस के रेस्पेक्ट में पे किया है या ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में पे किया है, अभी सब क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूं। ये ईएसआई, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम नहीं है, ये एम्प्लॉय स्टेट ऐसा कुछ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम करके होता है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम करके होता है। प्रोविडेंट फंड के बाद गिफ्ट पढ़ाया था। फिडिलिटी इंश्योरेंस है या फिर ग्रुप इंश्योरेंस है, ये तीन नाम दिख जाएंगे तो एग्जम्प्ट है। स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है, ईएसआईएस मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में कोई इंश्योरेंस हो रहा है लाइफ वाला, तो वो एग्जम्प्ट है। फिडिलिटी एक्चुअली अलग अलग स्कीम्स होती है, अपने स्कीम्स में कहाँ जाओगे आप, क्यों दिमाग लगा रहे हो, कहाँ समझो, बस ये तीन दिख जाए तो बेटा बस याद रखना कि एग्जम्प्ट है। मेडिकल अलावेंस टैक्सेबल है, मेडिकल अलावेंस टैक्सेबल है। ठीक है, नाउ इंडिया के बाहर इलाज कराया तो क्या होगा, इंडिया के बाहर इलाज कराया तो दोस्तों होगा ये कि अब देखो बाहर कहीं पर भी इलाज करा सकते हैं ना, नर्सिंग होम हो, कोई भी हो, प्राइवेट हो, बाहर कोई ऐसे अप्रूव्ड हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते, बाहर की गवर्नमेंट होती होगी तो उनके भी हॉस्पिटल होते होंगे, तो इनने कुछ नहीं बोला। अगर आप बाहर कहीं पे भी ट्रीटमेंट कराओगे तो एग्जम्प्ट है आरबीआई लिमिट तक, एग्जम्प्ट है अप टू आरबीआई लिमिट। अच्छा लिमिट मेरे को नहीं पता है, मेरे को ऐसे याद नहीं है, मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी जानने की, मेरे इनकम टैक्स में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन में गिवन रहता है। आप कह रहे हैं 2.5 लाख लिमिट है, तो ठीक है आपको पता होगा 2.5 लाख लिमिट है, मैं आपको शायद फेमा एक्ट में पढ़ाया गया होगा। इसके बाद बाहर का स्टे भी एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट आरबीआई लिमिट तक है। अब और किसका एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है अटेंडेंट का भी, एक अटेंडेंट का भी एग्जम्प्ट है, एक अटेंडेंट का भी एग्जम्प्ट है। ट्रीटमेंट तो जिसका है उसका एग्जम्प्ट है, स्टे जो है वो अटेंडेंट का एग्जम्प्ट है, प्लस आपका भी स्टे जिसका भी इलाज हो रहा है वो, और ट्रैवल भी एग्जम्प्ट है। लेकिन ये ट्रैवल एग्जम्प्ट तब है जब एम्प्लॉय की इनकम 2 लाख तक है, इन एम्प्लॉयज की इनकम 2 लाख तक है, उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए, मतलब जो बिल्कुल बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी जी इनकम बहुत कम है, ट्रैवल उन्हीं के लिए क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, बाकी लोगों के लिए ट्रैवल भी टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ सबका लिमिट में ही एग्जम्प्ट है। यहाँ अटेंडेंट कौन हो सकता है बेटा, अटेंडेंट कोई भी हो सकता है, अटेंडेंट मतलब अटेंडेंट, अगर बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड भी चलेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मदर है तो कोई भी जा सकता है बेटा, मदर के साथ आप जा सकते हो, भाई जा सकता है, बहन जा सकता, कोई भी अटेंडेंट जा सकता है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहा इनने। हाँ 1+1 देखो, लेकिन एग्जम्पशन जो है वो फैमिली मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ भेदभाव नहीं करा उन्होंने, एग्जम्पशन सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर तब आते हैं जब वो डिपेंडेंट होते हैं। फैमिली मेंबर, इनकम टैक्स वाले फैमिली मेंबर किसको बोलते हैं, बीवी बच्चे तो फैमिली मेंबर है ही सही, बाकी पापा मम्मी भाई बहन तभी फैमिली मेंबर्स में आते हैं जब आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अब सुनना,
हाँ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं है। अब ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ग्रैंडफादर का इलाज करवाया अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, 2 लाख रुपए खर्चा हुए। आप बोलोगे अप्रूव्ड हॉस्पिटल में तो एग्जम्प्ट है, ऐसा नहीं। एग्जम्प्ट किसके लिए होता है? फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। ग्रैंडफादर के लिए है तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रैंडफादर के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। पापा के लिए भी टैक्सेबल हो सकता है अगर पापा इंडिपेंडेंट है। पापा डिपेंडेंट है तो फिर जहां 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 एग्जम्प्ट लिखा है, ये जहां जहां एग्जम्प्ट लिखा है, ये एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब वो फैमिली मेंबर है। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ये वाला पर्क भी क्लियर हो गया। देखो, गिफ्ट भी क्लियर है, मेडिकल फैसिलिटी भी क्लियर है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देखो, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी बहुत ही सिंपल है। आप देखो, कॉमन सेंस, मान लो कि एम्प्लॉयर ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, बोले इंजॉय, जो भी बिल आएगा आई विल पे। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड आपको मिला था, अब आपने खूब मस्ती करी उस क्रेडिट कार्ड से और 5 लाख रुपए का बिल बन गया। ठीक है, तो 5 लाख रुपए का बिल किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो बेटा ये 5 लाख रुपए क्या होंगे? आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। दिस 5 lakhs rupees विल बी एडेड टू योर सैलरी। ठीक है, लेकिन अब आप बोलो, पांच, आप एम्प्लॉयर को हिसाब दो, इनकम टैक्स वालों को हिसाब दो, सॉरी, इनकम टैक्स वालों को हिसाब दो। अरे 5 लाख रुपए क्या मैंने मेरे ऊपर थोड़ी खर्च करे? ऑफिस के गेस्ट आए थे, उनको होटल में स्टे करवाया, उनको खाना वाना खिलाया, उनको चखना वखना दिया, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे मैंने किए। ऑफिस के गेस्ट के लिए किए, ऑफिस के लिए, बॉस के लिए खर्चा किया मैंने, तो ये बहुत सारा खर्चा। तो वो बोलेंगे बॉस का खर्चा माइनस कर दो। मान लो 4 लाख तो किसके ऊपर खर्चा हुआ? बॉस पे, वो हटा दो। तो जो आप के लिए खर्चा था वो टैक्सेबल है। लेकिन बॉस ने बोला था मस्ती करना, आपने ग्रैंड मस्ती कर ली, आपने 1 लाख रुपए अपने ऊपर खर्चा कर लिए, तो याद रखना बॉस बोलेगा कि ऐसा नहीं, मैंने बोला था मस्ती करना। मस्ती मतलब उसकी लैंग्वेज में 20,000 रुपए तक वो खर्चा कर सकता है तुम्हारे ऊपर। बचे हुए तुम्हारे को जेब से भरने पड़ेंगे। तो बॉस ने बोला 20,000 तो वो देगा, 80,000 तो तुम भरो। तो याद रखना बेटा, पर्क जो होगा वो 20,000 ही होगा। जो आप भर रहे हो वो थोड़ी पर्क हो सकता है। ऑफिस यूज का तो पर्क हो ही नहीं सकता, जो आप भर रहे हो तो पर्क ही नहीं। जो बॉस ने आपके लिए एक तरीके से पेमेंट कर दिया आपके बिहाफ पे, वो क्या रहेगा? पर्क रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। बढ़ जाऊं आगे। ये लिखा था क्रेडिट कार्ड, ये फॉर्मूला याद कर लेना, बिल अमाउंट माइनस ऑफिशियल एक्सपेंसेस माइनस अमाउंट रिकवर्ड। नेक्स्ट है सर्वेंट फैसिलिटी। सर्वेंट प्रोवाइड किया आपको, सर्वेंट प्रोवाइड किया मतलब कुक दे दिया, स्वीपर दे दिया, गार्डनर दे दिया, वॉचमैन दे दिया। इनकी जो सैलरी है वो कौन पे करने वाला है? इनकी जो सैलरी है वो एम्प्लॉयर पे करने वाला है। एम्प्लॉयर इज गोइंग टू पे द सैलरी ऑफ दिस पर्सन्स। तो ये आपकी जितनी भी सैलरी वो पे करेगा, जितनी भी सैलरी कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। मैं सब बोलूं कि साल भर में लाख रुपए के ये सारे सर्वेंट बियर करे एम्प्लॉयर ने, तो ये आपकी सैलरी में लाख रुपए क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा मिल जाए कि लाख में से 30,000 रुपए तो एम्प्लॉय से वापस रिकवर कर लिए, तो आप समझना कि बेनिफिट कितना मिला है आपको? 70,000 का, तो 70,000 ही क्या होगा? एम्प्लॉयर बोलेगा भाई लाख रुपए के नौकर है, लाख रुपए के नौकर है भाई, मैं लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं तो 70,000 रुपए दूंगा, 30,000 तो तू दे कम से कम। तो उस केस में जो बेनिफिट रहेगा वो 70,000 ही रहेगा। उस केस में जो बेनिफिट रहेगा वो 70,000 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात थी किसके केस में? सर्वेंट फैसिलिटी के केस में। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या करना है? गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी के केस में लाइट का बिल एम्प्लॉयर ने भरा, गैस का पेमेंट एम्प्लॉयर ने करा, पानी का बिल एम्प्लॉयर ने भरा। तो बेटा जितना भी बिल भरा वो आपके बिहाफ पे भरा है, वो आपके बिहाफ पे भरा है। इट इज द बेनिफिट टू यू, वो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मान लो कि 25,000 रुपए का बिल भरा है सबका मिला के, तो 25,000 रुपए आपकी सैलरी में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे।
ये बात हमेशा याद रखना, अमाउंट रिकवर्ड विल बी रिड्यूस। एम्प्लॉयर बोलेगा मैं तो 25 नहीं, मैं तो बस 15 भरूंगा, तो 15 ही बेनिफिट है। मतलब हमेशा पर्क का मतलब वही होता है जो एम्प्लॉयर से मिलता है। क्यों? क्लास है, 5-10 मिनट और पढ़ा दूं एक्स्ट्रा? 5:30 नहीं, 5:35-40 तक पढ़ा दूं? ये मीटिंग है ही सही। किसकी मीटिंग है? चलो ठीक है, 5 मिनट, अभी तो 5 मिनट में मैं लॉग आउट कर दूंगा। सर, बहुत सी जगह पर्सनल एक्सपेंसेस भले ही कोई भी बियर कर रहे, वो एम्प्लॉय ही पे करेगा, मतलब समझा नहीं मैं। ठीक है, ये बात तो आ गई आपकी समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम में आता है बेटा, फूड फैसिलिटी। फूड फैसिलिटी भी पढ़कर जाना। फूड फैसिलिटी के अंदर ये देखो, ऑफिस के अंदर जो चकना वकना, ये चिप्स विप समोसे कोल्ड ड्रिंक्स पेस्ट्रीज और ये रिफ्रेशमेंट आई शुड रादर से, समोसे हो गए, कचौरी हो गई, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, ये सब एग्जाम्प्ट है ऑफिस के आवर्स में। ड्यूरिंग ऑफिस आवर ये सब देंगे, सब एग्जाम्प्ट है। याद रखना, सॉफ्ट ड्रिंक एग्जाम्प्ट है, हार्ड ड्रिंक एग्जाम्प्ट नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एग्जाम्प्ट है, हार्ड ड्रिंक्स नहीं एग्जाम्प्ट है। फिर रिमोट एरिया में आपको खाना दिया, रिमोट एरिया में खाना दिया, रिमोट एरिया मतलब जंगलों में फैक्ट्री है और वहां से दूर दराज तक कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो जंगल में खाना दिया, वो क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। और फूड फैसिलिटी एट ईटिंग जॉइंट्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर कैंटीन होता है, ऑफिसेस के अंदर कैंटीन्स हो सकते हैं, तो आपको वहां पे फूड फैसिलिटी दी या फूड कूपन्स दिए, कूपन दे देते हैं कि भैया ये आपको डोमिनोज का कूपन है, ये आपके पास से बर्गर किंग का कूपन है, तो ये कूपन है, तो ये 50 पर मील एग्जम्प्ट होता है। 50 पर मील मतलब एक कूपन ₹250 का दिया आपको, तो कितना एग्जम्प्ट है? 50, तो ₹200 टैक्सेबल होंगे। ऐसे साल भर में आपको ₹200 करके 50 कूपन मिल गए, तो 200 इंटू 50 यानी 10,000 आपको क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। ऐसे। सो ऑफिस आवर के टाइम पे रिफ्रेशमेंट है वो एग्जम्प्ट है, रिमोट लोकेशन पे कुछ भी हो वो एग्जम्प्ट है। और अगर आपको, जैसे मान लो कि एक थाली है, एक थाली की कॉस्ट है ₹80, है ना, तो आपको ₹80 की थाली दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 80 में से कितना माइनस कर देंगे? 50 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 30। ये 30 टैक्सेबल है। ये जो 30 है ये टैक्सेबल है। ये तो ₹30 एक मील का हो गया। हाँ, आई विल सेंड। ओके, सो अच्छा, ये वाला एजुकेशन फैसिलिटी भी देख लो। एजुकेशन फैसिलिटी, हाँ इनको याद कर लो आज। एजुकेशन फैसिलिटी भी ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों को या भाई बहन को पढ़ाया, उसने बोला कि जा एडमिशन करवा दे इसका स्कूल कॉलेज में, पैसा एम्प्लॉयर देगा, तो जितना पैसा एम्प्लॉयर देगा ना वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे। लेकिन एम्प्लॉयर अपने खुद के स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाता है, एम्प्लॉयर अपने खुद के स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता है, खुद के स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता है। तो याद रखना, इसमें अगर खुद के स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाकर किसी दूसरे के स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते,
खुद के स्कूल या कॉलेज में ना पढ़ाकर किसी दूसरे के स्कूल में पढ़ाते, सिमिलर कैटेगरी का स्कूल कॉलेज होता, तो उसमें जो कॉस्ट लगती वो कॉस्ट फाइंड आउट कर कर एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे। हम्म। लेकिन वो होता ये है कि जो टीचर होते हैं ना, टीचर की सैलरी के अंदर ये ऐड होता है, टीचर की सैलरी में फिर ये ऐड होता है। ठीक है। लेकिन इधर वाले के लिए ध्यान रखना, अगर खुद के स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाया ना, तो 1,000 रुपए पर मंथ एग्जाम्प्ट है, 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है, 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है। यहाँ बच्चों की लिमिट नहीं है, नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिमिट नहीं है। ठीक है। सो दोस्तों, आज इतने पर्क्स बताए, कल रिमेनिंग पर्क्स बताकर सैलरी खत्म कर दूंगा। आज इतने पर्क्स बताए, आज आप देख लो इतने पर्क्स को एक बार, कल रिमेनिंग 2-3 मेजर पर्क्स को बताकर सैलरी खत्म कर दूंगा। आपके डाउट हो वो भी पूछ लेना।